Hello everyone. So in our last lecture we had studied about three main topics of this chapter number 16, which were first was biomagnification, second eutrophication, and the third one was DOD and COD difference. ठीक है, ये तीन टॉपिक हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में. नाउ विल कंटिन्यू विद द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. अभी ये जो गंदा पानी होता है लाइक सीवेज वाटर, उसमें कैसे ट्रीटमेंट के बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसमें कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है एंड बाय विच वे इट कैन बी हार्मफुल टू अस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में, राइट. अदर देन दैट वाटर पॉल्यूशन, we'll talk about some solid waste and the different categories of that solid waste. Okay, so let's start with the case study of integrated waste water treatment. Okay, so अब हम बात करते हैं, एक आपको यहाँ पे केस स्टडी दी गई है कि कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट किया गया, तो उसके एक केस के बारे में बात की है. ओके, सो फर्स्टली अब ये जो वाटर पॉल्यूशन है वो दोनों तरीके से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेस. तो इन बोथ मैनर वी कैन डू द प्योरिफिकेशन. बट व्हाट हैपन्स इन दिस बोथ टेक्निक, नेचुरल प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एज वेल एज उसमें सारी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव नहीं होती है. बट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हम उसको जिस हिसाब से चाहे वैसे पूरा ही रिमूवल कर सकते हैं वेस्ट का पानी में से, राइट. सो बाय दिस वे नेचर, ऑब्वियसली नेचुरल है वो हार्मफुल नहीं है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. बट ऑल्दो इट इज नॉट प्रॉपर बिकॉज उसमें सारे वेस्ट है वो रिमूव भी नहीं होते हैं, राइट. सो बट विद द हेल्प ऑफ बोथ द टेक्निक्स वी कैन डू द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी. सो एक ऐसा इनिशिएटिव किया गया था, द टाउन ऑफ आर्कटा which is situated along the northern coast of कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया का एक टाउन है, वहां की एक केस स्टडी आपको दी गई है कि वहां पे उन लोगों ने, वो सिटीजन्स ने कैसे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इसके बारे में. सो कोलैबोरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, द टाउन्स पीपल created an integrated wastewater treatment process within a natural system. अब नेचुरली ही इन पानी को प्योरीफाई करने के कुछ तरीके सिटीजन्स ने ये यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलके कुछ तरीके अपनाए थे. ठीक है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो फॉर द एमसीक्यूज, सो आप लोग याद रखना इन चीजों को, दैट इज व्हाई आई हाईलाइटेड इट. सो नाउ दिस क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस. अब ये जो नेचुरल वे में क्लीनिंग किया उन लोगों ने पानी का, वो 2 स्टेज में किया गया. द वेरी फर्स्ट वॉज द कन्वेंशनल मेथड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट्स. अब ये तीनों चीजें क्या है, तो जैसे कि हम लोग घर में, ये कन्वेंशनल मेथड्स है जो कि बहुत सालों से यूज की जाती है घरों में. तो पहले तो होता है सेडिमेंटेशन, तो हम क्या करते हैं, पानी को थोड़ी देर तक वैसे का वैसे ही रहने देते हैं. मान लो अगर एक बाल्टी भर पानी भरा है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आफ्टर फ्यू आवर्स जो भी कचरा है वो नीचे बॉटम में, बाल्टी के बॉटम में सेडिमेंट हो गया होगा, है ना. तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, क्यों, अपने आप ही जो भी हैवी चीजें हैं उस पानी में वो नीचे सेटल हो जाएगी. दूसरा होता है फिल्ट्रेशन. दिस इज ऑल्सो कन्वेंशनल मेथड, फिल्टर करते हैं हम लोग नॉर्मली फिल्टर से, राइट. एंड द थर्ड वन इज क्लोरीन ट्रीटमेंट. सो ऑब्वियसली पहले के जमाने में जब ये फिल्टर वगैरह, आरओ सिस्टम वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब ये क्लोरीनेशन थ्रू ही पानी का प्योरिफिकेशन है वो किया जाता था. ठीक है, सो दिस आर द कन्वेंशनल मेथड्स. बट एज आई सेड कि ये कन्वेंशनल मेथड्स है, प्रिमिटिव मेथड्स है, उससे इम्प्योरिटीज तो दूर होती है बट 100% नहीं, राइट. सो व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ दैट? But after this stage, lots of dangerous pollutants like dissolved heavy metals still remain. उसको dissolved metal है तो उसको इन conventional method से दूर नहीं किया जा सकता है, right? तो वो तो वैसे भी वहीं रहेगी. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके compensate के लिए, so they found out the new techniques which is also natural technique only. So the biologist B है, biologist developed a series of 6
कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टर्स ऑफ मार्श लैंड। अभी क्या किया उन लोगों ने, 60 हेक्टर जितनी जमीन पे 6 मार्शेस बनाए। कैसे, मान लो अगर ये एक लैंडफिल है तो ऐसे कंटिन्यूअस 6 टुकड़े कर दिए लैंड के, ठीक है, लाइकवाइज। अब ये क्या एक जमीन का टुकड़ा ही है, ठीक है, उनको सिर्फ डिवाइड किया है 6 पार्ट में। अब क्या होगा, वाटर यहां से एंटर कर रहा है, इस लैंड में पास होते हुए यहां से वो बाहर निकलेगा। अब जैसे ही पानी यहां से बाहर निकलता है वो प्योरीफाइड फॉर्म में होता है। अब ये कैसे, सो ये जो लैंडफिल्स है उसमें क्या ग्रो करवाया है उन्होंने, सो प्लांट्स, algae, fungi and bacteria were seeded into this area which वो क्या करते हैं, neutralize, absorb and assimilate the pollutants। अब इन सारी जमीन पे ऐसे डिवीजन करके क्या ग्रो करवाया हमने, सो लाइक algae, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, उनको ग्रो करवाए इन सारी जगहों पे। क्यों, अब ये सारी चीजें हैं वो क्या करते हैं, सो वो नेचुरली ही इम्प्योरिटीज है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। और यहाँ से जैसे ही पानी पास होगा तो वो क्या करेंगे कि ये सारे बैक्टीरिया है वो बायोडिग्रेडेबल मैटर को ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर जैसे ये सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होंगे वहां पे जमीन में, तो आधे हैं वो जमीन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ है वो ये प्लांट के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस हिसाब से दिस वे जितने भी इम्प्योरिटीज है वो ऐसे नेचुरली ही दूर की जाती है यहाँ से। तो उसको बोलते हैं मार्शलैंड। मार्शलैंड मतलब क्या, जिसको हम कीचड़ वाली जमीन बोलते हैं, राइट, जो कि गीली होती है और सॉफ्ट होती है थोड़ी नेचर में, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे हमें प्लांट्स वगैरह को ग्रो करवाना है तो वी कैन नॉट ग्रो देम ऑन द हार्ड सरफेस, राइट। सो ये मार्शलैंड है, उसको हमने 6 हेक्टर जमीन को 60 हेक्टर जमीन को 6 पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर, उसको बोलते हैं मार्शलैंड। ओके, सो नाउ हेंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस, यानी ये जो डिवीजन किए थे उसके थ्रू जैसे ही पानी पास होगा यहाँ बाहर से, इट गेट्स प्योरीफाइड नेचुरली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ से जैसे ही पानी निकलेगा बाहर तो वो प्योरीफाइड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। नाउ मार्शेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी विथ अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ऑब्वियसली इसमें इतने सारी 60 एकर्स जमीन है, एक तो पहले तो ज्यादा जमीन का अमाउंट है वो, फिर उसमें इतने सारे प्लांट्स है डिफरेंट टाइप के, फिर पानी भरा है तो वो एक्वेटिक एनिमल्स भी यानी फिश स्पेशली वो ग्रो हो सकती है अच्छे से। तो दिस प्लेस इटसेल्फ मेक अ सेंचुरी इन इट, और वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं, ग्रो किए हैं हमने। सो इन द फॉर्म ऑफ वहां पे क्या रहता है, फिशेस, एनिमल्स, बर्ड्स दैट नाउ रिसाइड्स देयर, तो उनको भी घर भी मिल गया। एक तो नेचुरली ही वाटर प्योरीफाई हो रहा है, दूसरा इन सारे स्पीसीज को वहां पे रहने के लिए अपना घर मिल गया, ठीक है। सो द सिटीजन्स ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्श, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फॉर्म, FOAM, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफगार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। अभी वहां के सिटीजन्स ने ये साइंटिस्ट के साथ मिलके 2 टेक्निक है जिसको डेवलप किया उन लोगों ने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, नेचुरली प्योरीफाई करने की बात हो रही है इधर, राइट। पहला तो कन्वेंशनल मेथड थी, अभी उसमें जो गंदगी है वो बच गई, उसको दूसरी टेक्निक ये मार्शलैंड वाली यूज करके दूर किया गया। तो बाय दिस 2 मेथड्स दे रिमूव द वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो भी पानी के अंदर कचरा है उसको दूर किया, वाटर पॉल्यूशन को दूर किया, एंड दे मेड द प्योरीफाइड वाटर बाय दिस वे, ठीक है। और इनको मेंटेन करता है ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इसको मेंटेन करता है, जो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फॉर्म। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि कैसे हम इस कचरे को दूर करने के लिए पानी का कम से कम उपयोग करें, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सैनिटेशन। नाउ व्हाट इज दिस? अब जैसे कि मोस्टली हम लोग जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको पानी के साथ ही बहाते हैं, राइट। यानी ऑलमोस्ट जितना भी गंदा कचरा है वो पानी के साथ, वाटर के साथ ही रिमूव होता है, ठीक है। बट बाय दिस वे कितना सारा पानी है वो इम्प्योर हो जाता है।
क्योंकि ये जो भी गंदी चीजें हैं हम पानी के साथ बहाते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ जो अच्छा शुद्ध पानी है वो भी गंदा हो जाता है। सो टू रिड्यूस दिस, ये पानी है जिसकी गंदगी घटाने के लिए एक कुछ इनोवेटिव थिंकिंग किया गया कि लाइक कैसे हम लोग उसको पानी को, अच्छे पानी को है बचा सकते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट हम ये गंदगी दूर करने के लिए भी अच्छा पानी है उसका यूज करते हैं तो वो भी है इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए एक नई टेक्निक है वो देखी गई जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन। अब ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये सैनिटाइजेशन के लिए वाटर का यूज होता है, जैसे कि इट इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अब मोस्टली टॉयलेट्स वगैरह में जितना पानी ज्यादा यूज होता है तो उतना अच्छा पानी, शुद्ध पानी है वो भी गंदा हो जाता है, राइट। तो बाय दिस वे क्या सोचा गया कि अगर ऐसा हो सके कि पानी का मिनिमम यूज हो, देन वी कैन सेव दिस अवर प्योर वाटर, राइट। हमारे अच्छे पानी को हम बचा सकते हैं। सो दिस इज अ practical, hygienic, efficient and cost effective solution to human waste disposal। अब ये cost effective भी है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, और efficient भी है, easily we can do this। तो इसको बोलते हैं इकोसैन। अब इकोसैन टॉयलेट से वो बनाए गए, ये इस टाइप के टॉयलेट्स हैं जिसमें मिनिमम पानी का यूज हो और ये जो भी एक्सक्रीटा है उसको रिसाइकल करके एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाए। सो दिस इज द होल टेक्निक एंड फॉर्मूला बिहाइंड दिस कि पानी का कम से कम यूज हो और जो भी एक्सक्रीटा है उसको रिसाइकल करके एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाए। सो आप लोगों ने सुना ही होगा मोस्टली बायोगैस, जो कि मोस्टली एनिमल डम से यूज होता है। तो इसी तरह से एक ह्यूमन में भी ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसे सारे एक्सक्रीटा है उसको रिसाइकल करके रीयूज करके कुछ फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाए। तो ऑब्वियसली जो वेस्ट डिस्पोजल है वो भी कम हो जाएगा, पानी भी अच्छा है उसका रिमूवल है वो कम हो जाएगा, और साथ में उसको रिसाइकल करके एक अच्छे वे में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस टेक्निक इकोसैन टॉयलेट्स इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका वर्किंग, इनमें वर्क करते हैं अभी हाल के समय में। अभी तो ये बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं, बहुत ही ग्लोबली यूज किए जाते हैं। ये इनिशियली इंडिया में केरला में इसका स्टार्ट किया गया, देन श्रीलंका ऑल्सो दे आर यूजिंग मोस्ट ऑफ दिस इकोसैन टॉयलेट्स। ओके, इसका एक वीडियो आपको दिया गया है जिसमें आप लिंक में, एनिमेशन लिंक में आप देख सकते हो कि कैसे होता है ये इकोसैन टॉयलेट और उसमें किस तरह से पानी है हम उसको बचा सकते हैं, एक्सक्रीटा का कैसे रीयूज किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बिग टॉपिक विच इज सॉलिड वेस्ट। अब जितने भी वेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा एज यू ऑल नो कि सॉलिड वेस्ट ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो उसमें सॉलिड वेस्ट कहाँ से पहले तो बनता है, फिर उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, और उनमें से जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम कैसे रिमूव करें, तो इतने टॉपिक्स की हम बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट। पहले तो ये कहाँ से निकलता है, तो ऑब्वियसली घरों वगैरह में से तो है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्टर्स फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, यहाँ से ये गंदा वेस्ट है वो निकलता है, जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट बोलते हैं हम उसको। उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, सो इट कंप्राइजेस पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से ये कुछ यहाँ पे लिखी गई है कि ये सारे सॉलिड वेस्ट है। अब इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वेरी फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड है बर्निंग, कि ये जो भी कचरा है उसको जलाया जाए, बर्न किया जाए, ठीक है। तो उससे इस कचरे का वॉल्यूम यानी उसका कद तो कम हो जाएगा, क्योंकि आधा जल जाएगा ना, तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दैट कि जो नहीं जलेंगे, उन कचरों का क्या जो कि ये जलाने से नहीं जलते। जैसे कि हम बात कर ले, मान लो एग्जांपल है ग्लास, कांच, ठीक है। तो अभी ग्लास को हम लोग जला नहीं सकते, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मोस्टली ये पेपर से, फिर क्लॉथ से, ये सारे जल जाएंगे, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम है वो कम हो गया, वो रिमूव हो गए। बट व्हाट अबाउट दिस ग्लासेस एंड ऑल, राइट। सो burning reduces the volume of the waste, but it is not completely burned,
and open dumps often serves as the breeding ground for the rats and flies. राइट अभी ये सारा कचरा तो जैसे मैंने अभी बताया जलेगा नहीं, कुछ रह जाएंगे, तो ये अभी जो खुले में कुछ कचरा बच गया, अभी वो कचरा तो लैंड पोल्यूशन तो करेगा ही करेगा, बट साथ में ये ऐसे सारे स्मॉल लिविंग बींग्स के लिए भी होम प्रोवाइड करता है, उनका ब्रीडिंग है वो प्रोवाइड करता है, जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, जिसका आपको एक एग्जांपल दिया इधर रेट एंड फ्लाइज है ना। ये मक्खियां, मच्छर, रेट्स, ये सारे इन गंदगियों में बढ़ जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली वो भी इनडायरेक्ट वे में हार्मफुल ही है हमारी हेल्थ के लिए। सो एक तो कचरा है वो भी लैंड पॉल्यूशन करता है, दूसरा उनकी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी नए बढ़ रहे वो भी हार्मफुल है। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, राइट। तो अभी ये खुला कचरा तो नहीं रख सकते हैं, तो फिर क्या सोचा गया कि सैनिटरी लैंडफिल से उनको बनाया जाए ना। व्हाट इज दिस सैनिटरी लैंडफिल्स? मतलब क्या, ऐसी जगह जो कि मोस्टली सिटी के बाहर चूज की जाती है ओपन ग्राउंड में, कि जहां पे ये जो भी कचरा बच गया, यानी जलाने के बाद अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बच गई, जिसको भी नहीं जलाया जा सकता है और ना ही बायोडिग्रेडेबल है, उनको आइदर रिसाइकल कर ले, और अगर रिसाइकल भी नहीं हो रही है तो उनको क्या किया जाए कि जमीन में गड्ढे गाड़ के उसके अंदर है उनको रख दिया जाए, गड्ढों में रख दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचा गया। सो इट वेर एडोप्टेड एज द सब्सटीट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स, है ना। ये जो भी बर्निंग के बाद कुछ कचरे बच गए उनके लिए ये यूज किया गया सैनिटरी लैंडफिल्स। नाउ इन दिस वेस्ट्स आर डम्प्ड इन अ डिप्रेशन और अ ट्रेंच ऑफर। क्या करेगा ये, इसके बाद क्या ऑफर करेगा हमें? सो आफ्टर दिस इट विल ऑफर अस टू द लेस पॉल्यूशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कचरा है वो कम हो जाएगा, गंदगी तो कम हो जाएगी। किस वे में? सो कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विद द डर्ट एवरी डे। कॉम्पैक्ट करेंगे कचरे को, यानी दबा के उनको गड्ढे में डाल देंगे, और दूसरा उसके ऊपर क्या डाल देंगे हम, डर्ट, यानी धूल वगैरह है वो वापस से डाल देंगे उसके ऊपर। तो ऐसे पीट्स, गड्ढे जो भी सारे है उसमें हमने कचरा भर दिया, ऊपर वापस से जमीन बना दी, वापस से डर्ट है वो फैला दी, ठीक है। तो एक ये चीज कर सकते हैं कि खुला कचरा नहीं रहेगा, उसको हमने ढक दिया गड्ढे में, बट उसके ड्रॉबैक्स भी तो है। ये जो भी गड्ढे में कचरे हैं वो हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? सो मेट्रो सिटीज में अभी एक प्रॉब्लम ये है कि मेट्रो सिटीज वगैरह में ये इतना सारा कचरा सॉलिड वेस्ट आता है कि ये सारी लैंडफिल्स भी अभी तो भर चुकी है, यानी जो भी बाहर ओपन ग्राउंड है सिटी के बाहर के वो सारे ही भर चुके हैं इन कचरों से। तो एक तो ये चीज है। So metros has increased so much garbage that these sites are getting filled too. ये भी अभी भरने लगी है लैंडफिल सारी। Also दूसरा क्या ड्रॉबैक है? So also there is a danger of leaking of chemicals etc. from these landfills, polluting the underground water resources. अब ये जो सारे गड्ढे हमने बनाए हैं जमीन में, उसमें से इन कचरों में ऑब्वियसली केमिकल्स भी होगा कुछ ना कुछ, तो ये सारे केमिकल्स है वो धीरे धीरे क्या अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, राइट। सो ये दूसरा ड्रॉबैक है इन सैनिटरी लैंडफिल्स का। सो लाइकवाइज कचरे को हम कम तो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बर्निंग एंड दिस सैनिटरी लैंडफिल्स, बट कंप्लीटली हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पूरा उनका कोई सोल्यूशन नहीं है हाल फिलहाल, राइट, बाय द नेचुरल प्रोसेस। ये सारी हमने नेचुरल प्रोसेस की बात की। अब ये जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर दे। सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल, एज यू ऑल नो, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से डिग्रेड होते हैं उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल मैटर, लाइक वेजिटेबल्स, है ना। दूसरा है रिसाइक्लेबल, यानी जिसको हम रिसाइकल कर सके, वो डिग्रेड तो नहीं होंगे बट रीयूज हम उसको जरूर कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। एंड द थर्ड है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट मीन्स ऐसे वेस्ट सारे जिसको हम ना ही डिग्रेड कर सकते हैं और समटाइम्स ना ही उसको रिसाइकल भी इवन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ये 3 मेजर कैटेगरीज है सॉलिड वेस्ट की। अब उसमें भी सबसे हार्मफुल होता है हॉस्पिटल वेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें सीधे ही हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली डिसीज कॉज करने के लिए सफिशिएंट है ना, उतने अमाउंट में उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सो उसको जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको डिस्पोज करने से पहले उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस की जाती है,
कुछ टेक्निक्स है वो अप्लाई की जाती है, देन आफ्टर दे अलाउड टू रिमूव दिस वेस्ट। वो सीधे ही हॉस्पिटल वाले ये कचरा नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सो हॉस्पिटल्स जनरेट hazardous waste, harmful waste that contain disinfectants and other harmful chemicals and pathogenic microorganisms too, ये भी होते हैं उसमें। So the use of incinerators is crucial to disposal of hospital waste। इंसिनरेटर ये हाईलाइट किया है मैंने वर्ड, वो क्या होता है, सो दिस इज अ वन स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सीरिंज यूज की है फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन में जो सीरिंज होती है, नीडल होती है, ठीक है। अब उस नीडल को सीधा ही वो प्रिकिंग के बाद, यानी किसी को इंजेक्शन देने के बाद उसको सीधा ही नहीं फेंका जाता है, उसको ये इंसिनरेटर में क्या किया जाता है, डीप करते हैं, तो उसमें एक पिट जैसा होता है, खड्डा होता है, वो ये नीडल फिट आ जाए उतना ही, जिसमें बर्निंग होती है, यानी ये नीडल जला दी जाती है और वहां से काट दी जाती है, देन आफ्टर वी कैन थ्रो द सिरिंज, और ये नीडल से उसको अलग से रिमूव किया जाता है। अब ये जलाया क्यों नीडल को, क्योंकि सीधा ही वो ब्लड के कांटेक्ट में आई होती है, तो सपोज अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्शियस, तो वो वहां पे टिप पे रह जाएंगे, तो उनको जला देने से क्या हो जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, ताकि ये अगर वेस्ट में उसको हम डालें तो कहीं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले नहीं, ना ही वो नुकसान करे, ना ही डिजीज कॉज करे। दैट इज वाई ये कुछ चीजें हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज की जाती है टू रिड्यूस द हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू स्प्रेड, राइट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड ना हो उनके लिए एक ये स्मॉल टेक्निक है। होप एम आई क्लियर। सो नेक्स्ट विल टॉपिक अबाउट सम मोर डिटेल अबाउट द सॉलिड वेस्ट ओनली। सबसे पहले तो जिसमें मेन हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, वन इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड अनदर हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की। ऑब्वियसली ये दो चीजें हैं जो कि थोड़ी टीडियस है टू रिमूव, सो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट विच इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको शॉर्ट में ई वेस्ट भी बोलते हैं, राइट। सो अब ये जो भी ई वेस्ट है वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री है उसमें ज्यादा होते हैं, ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर यूजिंग मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इज वाई ई वेस्ट भी ज्यादा बनते हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग देम। वो क्या करते हैं मोस्टली, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये सेल कर देते हैं वेस्ट, और ये डेवलपिंग कंट्रीज है उसको तोड़ के आइदर दे रिसाइकल इट, और क्या करते हैं उनमें से डिफरेंट मेटल्स वगैरह उनको अलग कर लेते हैं, अलग से उनका यूज करते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ओवर हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, nickel and gold are recovered during the recycling process, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंट्री में रिसाइकलिंग करके कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेटल्स है उनको अलग कर लिया जाता है, यूज कर ली जाता है, ठीक है। सो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वी कैन से रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट। रिसाइकलिंग के अलावा उसमें हम और कुछ नहीं कर सकते हैं उनको कम करने के लिए ई वेस्ट को। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, राइट। अब दूसरी बात करेंगे, ये बात थी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे हम विच इज प्लास्टिक वेस्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मेजर प्रॉब्लम है, प्लास्टिक वगैरह है जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, दैट इज वाई उनको वापस यूज करना, रिसाइकल करना, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो ये सॉलिड वेस्ट का ही एक टाइप है प्लास्टिक वेस्ट। सो यार आपको दी गई है केस स्टडी, है केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। अब आपको ये केस स्टडी बताई गई है प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। सो यहाँ पे एक बात की गई है बेंगलोर के प्लास्टिक वेंडर की, जो कि प्लास्टिक की पॉलीथीन बना के उसको सेल करते हैं, उनके बारे में एक बात की गई है, जिन्होंने कुछ डिफरेंट वे में सोचा कि अगर ये प्लास्टिक का पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, प्लास्टिक है वो इतना पोल्यूशन फैला रहा है, तो क्यों ना हम उसका कुछ अच्छे से यूज करें। तो ऑब्वियसली रिसाइकलिंग तो होती ही है बहुत सालों से,
पर और ऐसा क्या यूज कर सकते हैं हम उसका कि जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो। तो उन्होंने कुछ ये इनिशिएटिव सोचने का स्टार्ट किया था। बेंगलोर की बात हो रही है अभी। बेंगलोर के एक वेंडर है, प्लास्टिक वेंडर, जिनका नाम है अहमद खान। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सो अ प्लास्टिक स्टॉक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर has managed to find the ideal solution for the plastic waste. His name is Ahmed Khan, 57 years old, and has been producing plastic sacks for 20 years. ठीक है, 20 years से ये प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह बनाते हैं उनकी कंपनी। So after 8 years ago, he realized this problem. उन्होंने ये सोचा कि ये प्लास्टिक तो खैर चलो वही बना रहे हैं, बट ये प्लास्टिक है वो बहुत ही हार्मफुल है फॉर द अर्थ, फॉर द लैंड, है ना, फॉर द वाटर, एवरीथिंग। ये हर जगह पे हार्मफुल है। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया कि ये जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है उनको इकट्ठा करके अपनी इंडस्ट्री में एक बड़े से ग्राइंडर में उन सबको डाल के उनका एकदम बारीक पाउडर बना लिया। ठीक है, जिसका नाम दिया पॉलीब्लेंड। So a polyblend, which is a fine powder of recycled modified plastic, was developed then by his company. ठीक है, एंड ये polyblend यानी जो कि प्लास्टिक का पाउडर है उसको मिक्स किया गया with the bitumen and it is used to lay the roads. क्या किया, polyblend यानी प्लास्टिक का बारीक पाउडर, उनको मिक्स किया किसके साथ, बिटुमिन के साथ। बिटुमिन क्या है, इट इज अ वन काइंड ऑफ केमिकल जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में से निकलता है एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम। यानी पेट्रोल, डीजल ये सब अलग होने के बाद एंड में ब्लैक कलर का गाढ़ा जो लिक्विड है वो बच जाता है, उसको बोलते हैं बिटुमिन, जो कि रोड्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, इस पाउडर को, प्लास्टिक के पाउडर को जिसका नाम है पॉलीब्लेंड, उसको मिक्स किया बिटुमिन के साथ। ठीक है, और ये दोनों किस में यूज होते हैं, अभी नाउ रोड बनाने में, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक रोड। उसका एक एनिमेशन वीडियो दिया गया है लिंक में, आप देख सकते हो कि कैसे प्लास्टिक रोड बनते हैं। सो ये प्लास्टिक रोड्स ऐसे बनाए उन्होंने। सो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट कोई वेंडर है वो सीधा तो रोड नहीं बना सकते, उनको कुछ परमिशंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। सो उन्होंने क्या किया, सो इन द कोलैबोरेशन विथ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग of the Bangalore city obviously and the corporation of Bangalore city, he proved that the mixture enhanced the bitumen's water repellent properties and helped to increases road life by a factor of 3. उन्होंने देखा कि जैसे ही हम ये पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिक्स करते हैं तो ये बिटुमिन का जो कि एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वाटर को रिपेल करता है, उसकी इस कैपेसिटी में, इस प्रॉपर्टी में 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट चेंजेस देखने को मिले। वो 3 टाइम्स बेटर वर्क कर रहा है अब विद द पॉलीब्लेंड। सो ये उन्होंने देखा। ठीक है, एंड फॉर द रॉ मटेरियल, अभी ऑब्वियसली ये प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक का कचरा चाहिए ना, सो फॉर द रॉ मटेरियल रग पिकर्स, यानी जो ये कबाड़ी वाले जिसको हम बोलते हैं कचरा कलेक्ट करने वाले, हैड बीन गेटिंग ₹0.40 पर केजी। शुरू में ये रग पिकर से उनको सिर्फ कितना पैसा मिलता था, पर केजी सिर्फ 0.40। ठीक है, इतना ही अमाउंट मिलता था उनको। पर जब से ये प्लास्टिक रोड का इन्वेंशन हुआ है तो ऑब्वियसली प्लास्टिक वेस्ट की डिमांड है वो बढ़ गई है, राइट। तो उसके लिए अभी ये रग पिकर्स को भी ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के पैसे मिलते हैं। सो फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, खान, अहमद खान नाउ ऑफर्स देम ₹6 पर केजी, जबकि पहले उन लोगों को कितने 0.40 ही मिलते थे। अभी बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ खान्स अभी उनको मिल रहे हैं ₹6 पर केजी। ठीक है, तो ये ऐसे पुअर लोगों के लिए भी एक फायदा हो गया, उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, कुछ आमदनी ज्यादा मिल रही है। देन सेकेंडरी थिंग कि प्लास्टिक का एक नए वे में हमने यूज किया टू फॉर्म द रोड्स, राइट, रोड बनाने में, जिसको प्लास्टिक रोड बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जितना भी प्लास्टिक है वो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। ठीक है, सो बाय दिस वे, बाय यूजिंग खान्स टेक्निक, बाय द ईयर ऑफ 2002 more than 40 kilometers of road of Bangalore has been laid. ठीक है, 40 किलोमीटर जितना रोड उन्होंने शुरू में बनाया। ये कब की बात हो रही है, 2002 की। सो नाउ आफ्टर द 18 years
ऑलमोस्ट ये बहुत ही ज़्यादा यूज्ड है, वाइडली यूज है, ग्लोबली यूज टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है प्लास्टिक रोड्स बनाने के लिए। सो उसमें क्या करते हैं, सिंपली पॉलीब्लेंड और बिटुमिन इन दोनों का मिक्सचर है वो रोड में यूज़ किया जाता है। आप लिंक में देख सकते हो, एनिमेशन लिंक में कैसे बनता है। बट नाउ अभी उसके फायदे क्या है इस प्लास्टिक रोड के, चलो बना तो लिया हमने, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो ये है उसकी वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल रोड की हम बात करें तो बारिश वगैरह में आफ्टर द रेन क्या हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, उसमें पिट्स पड़ जाते हैं, है ना। बट जैसे ही हमने ये प्लास्टिक रोड यूज़ किए हैं उसके बाद से ये पिट्स हैं वो अभी नहीं बनते, प्लास्टिक रोड में कभी गड्ढे नहीं पड़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये लाइट वेटेड होता है, तो उसके जो सेक्शन है छोटे छोटे वो सारे इंडस्ट्री में इटसेल्फ बनाए जाते हैं एंड देन डायरेक्टली ये पार्ट से उसको जिस जगह पे रोड बनाना है वहाँ पे सीधा ही इंस्टॉल किया जाता है, तो सीधा ही डायरेक्ट ही फिट किया जाता है। तो लेबर वर्क है वो कम हो गया, जो कि धूप वगैरह में कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में खड़े रह के बाहर रोड बनाते थे मजदूर, उनका भी अभी काम है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। दूसरी थिंग है उसकी टिकाऊ, है ना, उसकी क्वालिटी है वो बढ़ गई है रोड की। अभी उसमें ना ही गड्ढे पड़ते हैं ना ही उस पर बारिश की कोई असर होती है। सो ये व्हीकल के मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गड्ढे वगैरह होंगे तो ऑब्वियसली व्हीकल्स भी हैं वो ख़राब होंगे जल्दी से, तो अभी उसमें ये भी नहीं रहता। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव, कि उसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ होता है प्लास्टिक का, तो वेस्ट तो रिमूव होता ही होता है, साथ में ये रोड्स भी हम सस्ते में बना सकते हैं। सो देर आर मैनी प्रॉपर्टीज एंड मैनी थिंग्स इन दैट, because of that plastic roads are more beneficial, more effective, as well as उसका कंटेंट भी है वो वेरी चीप है, बहुत ही सस्ता है, तो इजीली बना सकते हैं। सो दिस आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट एंड द वाटर पॉल्यूशन विच जो हमने आज के लेक्चर में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक्स की बात करेंगे।